नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो हमारा विषय है वो भारतीय समाज। भारतीय समाज में हम मुस्लिम विवाह के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। तो मुस्लिम विवाह के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम उनके उद्देश्य बताते हैं। तो स्त्री पुरुषों को यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति प्रदान करना, बच्चों को जन्म देना अथवा उनका पालन पोषण करना और पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को मेहर के द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। एक संविदा के रूप में पति पत्नी को यह अधिकार देना कि एक पक्ष द्वारा संविदा का पालन न करने पर दूसरा पक्ष उसे छोड़ सकता है। अंतिम बिंदु है कि बच्चों के पालन पोषण को ध्यान में रखकर मुस्लिम समाज में बहुपत्नी विवाह प्रथा को मान्यता प्रदान की गई है। मुस्लिम विवाह में ये तो है इनके उद्देश्य। अब इनके शर्त किस प्रकार से हैं? शर्त है इनकी, देखो कि प्रत्येक मुसलमान जो बालिग अर्थात 15 वर्ष से कम आयु का हो और पागल न हो, तो सही मस्तिष्क का हो तो वो निकाह कर सकता है। नाबालिग बच्चों का विवाह उनके संरक्षण की स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है, किंतु ऐसे विवाह को वर वधू की बालिग होने पर समाप्त करने का अधिकार है। इस अधिकार को ख्यार उल बुलूग या बालिग होने का विकल्प कहते हैं, परंतु साधारणतः पिता या दादा द्वारा तय किए गए विवाह समाप्त नहीं किए जा सकते। विवाह की स्वीकृति दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए, न कि धोखे या जबरदस्ती से नहीं। विवाह की स्वीकृति के अवसर पर गवाह के रूप में 2 पुरुष अथवा 1 पुरुष और 2 स्त्रियों का होना भी आवश्यक है। एक मुसलमान पुरुष एक समय में 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है, किंतु मुस्लिम स्त्री एक समय में केवल 1 पुरुष से ही विवाह कर सकती है। तीर्थ यात्रा के समय वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाते। विवाह की स्वीकृति काजी के सम्मुख होनी चाहिए। जो स्त्री इद्दत की अवधि अर्थात 4 मासिक धर्मों के बीच की 3 माह की अवधि में हो, उसके साथ विवाह अनियमित है। विवाह की एक आवश्यक शर्त मेहर अर्थात स्त्री धन है, जो विवाह के समय पुरुष द्वारा स्त्री को चुका दिया जाना चाहिए या तय कर लिया जाना चाहिए कि विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। ये बाधाएं 2 प्रकार की हैं। एक वो जिनमें विवाह शून्य या बातिल हो जाता है, अर्थात ऐसे विवाह को माना नहीं जाता, और दूसरी वो बाधाएं जिनमें विवाह अनियमित या फासिद माना जाता है और इन बाधाओं को दूर करने पर विवाह पूर्ण मान्य हो जाता है। इन अवस्थाओं में निकाह किस प्रकार समाप्त माना जाता है? देखो, किसी स्त्री के एक समय में अधिकाधिक पति से विवाह करने अर्थात बहुपति विवाह होने पर दूसरा विवाह शून्य हो जाता है, किंतु प्रथम विवाह मान्य बना रहता है। यदि निकट संबंधी हो, जैसे माता पिता, दादा, नानी, सास, पुत्री, सगी बहन, चाची, भाभी, धोती आदि से विवाह करने पर वह निकाह शून्य हो जाता है, विवाह शून्य माना जाता है। किंतु एक व्यक्ति चचेरी बहन से विवाह कर सकता है। मूर्ति पूजों से विवाह की शून्य माना जाता है। पागल अथवा या अल्पवयस्क द्वारा बिना संरक्षण की स्वीकृति के विवाह शून्य माना जाता है। ये तो है इनकी विवाह समाप्त करने की नियम। अब इनको अनियमित भी किन परिस्थितियों में माना जाता है? नंबर 1, 5वीं पत्नी से विवाह करना। देखो, एक समय में एक पुरुष 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। यदि कोई 5वीं स्त्री से विवाह करता है तो वह अनियमित है, परंतु किसी एक स्त्री को तलाक देकर वह विवाह नियमित किया जा सकता है। जॉन कॉथर ने भी लिखा है कि
सऊदी अरब के संस्थापक इब्न सौद ने 120 स्त्रियों से विवाह किया था। यात्रा पर चलने से पूर्व वह किसी एक स्त्री को तलाक देता था। दूसरा है साक्ष्यों का अभाव। दो पुरुष या एक पुरुष और दो स्त्रियों का विवाह के समय गवाह के रूप में उपस्थित होना आवश्यक है। इनके अभाव में विवाह अनियमित हो जाता है। तीसरा है विधर्मियों से विवाह। शिया कानून के अनुसार वर एवं वधू दोनों मुसलमान होने की चाहिए। विधर्मी होने पर विवाह अनियमित हो जाता है। किंतु अस्थायी विवाह, जिसे हम मुताह कहते हैं, एक किताबिया अर्थात जो धर्म किसी किताब पर आधारित है, उस जैसे ईश्वरीय ग्रंथ तौरेत, इंजील को मानने वाले यहूदी एवं ईसाई तथा अग्नि पूजक पारसियों के साथ भी हो सकता है। धन्यवाद।